खबर आपको बताते हैं। खबर रांची से आ रही है, जहां सांसद निशिकांत दुबे पर मानहानि मामले की आज रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरा मामला जो है वो सांसद निशिकांत दुबे पर मानहानि मामले से जुड़ा है और इस मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट में होगी। आज रांची सिविल कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में 2:30 बजे सुनवाई होगी, यानी अभी से 1 घंटे बाद सुनवाई होगी। रांची सिविल कोर्ट में आज 2:30 बजे के आसपास सुनवाई होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने ये मानहानि याचिका दाखिल की। इसमें गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के साथ फेसबुक, ट्विटर को भी आरोपी बनाया गया है। इसमें निशिकांत दुबे पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। भुवन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। भुवन, 1 घंटे बाद सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। देखिए, इस मामले में लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है और फेसबुक, ट्विटर और निशिकांत दुबे को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। और हेमंत सोरेन के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सोशल मीडिया के जरिए निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन पर ये सीधे तौर पे आरोप लगा है कि फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस मामले में कोर्ट के समक्ष में 2 पिटीशन फाइल की गई थी और इस तरह से कोर्ट ने तीनों आरोपियों को, खास करके निशिकांत दुबे, फेसबुक और ट्विटर के प्रबंधक को नोटिस जारी किया था और इस मामले में जवाब तलब भी किया था। निशिकांत दुबे के द्वारा जवाब दाखिल की जा चुकी है। अब इस मामले में 2:30 बजे आज सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या इस पर संज्ञान लेती है, लेकिन इतना तो जरूर साफ है कि हेमंत सोरेन के द्वारा जो जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उसमें सीधे तौर पर निशिकांत दुबे पर ये आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है और इसलिए उन्होंने मानहानि का दावा पेश किया है। चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। झारखंड में कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंच गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस पर मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राज्य में टीकाकरण की योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर के गाइडलाइन के तहत राज्य में टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का कप्तान होने के नाते स्वास्थ्य कर्मियों में संशय होने पर सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का डोज लेने का प्रस्ताव रखा। वहीं लोगों की शंकाओं का समाधान भी केंद्र से करने की मांग की। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी से झारखंड की जनता को फ्री में वैक्सीन देने की भी मांग रखी है। कोविशील्ड नाम की वैक्सीन अभी हमको प्राप्त हुई है और हमें उम्मीद है कि 15 दिन के अंतराल में दूसरा फेज का हमको वैक्सीन प्राप्त होगा। और इसको लगाकर 28 दिन के से 3 महीना के अंदर हमको उसके सेकेंड डोज को फिर से लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं इस टीम का कप्तान भी हूं और स्वास्थ्य विभाग का सहकर्मी भी हूं। मैं ये मानता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री सहकर्मी होता है और सहकर्मी होने के नाते यदि हमारे विभाग के लोगों को आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खुद भी इसका 1 डोज लेकर अपने विभाग के लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैंने लिया है, इसलिए इसमें कोई इफ बट नहीं है, आप सभी लोग ले सकते हैं। जनता को लगाने के पहले या हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को लगाने के पहले यदि हमारे मन की यदि कोई शंका, वो भी शंका हमने नहीं पैदा की है, शंका उस व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने आपस की प्रतिद्वंद्विता में पैदा की है, तो उसमें यदि मुझे क्वारी करने की इच्छा है तो इसमें बुरा क्या है। जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो बिहार के चुनाव में तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने तो ये कहा था कि हम जो है वैक्सीन को जो है कि हर जनता को फ्री में लगाएंगे। तो मैं भी प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, ये देश की जनता का ये अधिकार है कि देश की जनता को जो है फ्री में वैक्सीन होना चाहिए। अब ये वैक्सीन होगा कि आगे वैसलीन होगा, ये तो कौन बता सकता है, ये तो आगे की बात है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप आज झारखंड पहुंची और निजी विमान से आपको बताएं कि ये वैक्सीन जो है
निजी विमान से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची, जहां से उसे वैक्सीन वैन से वैक्सीन के वैन से नामकुम स्थित स्टेट वैक्सीन स्टोर पहुंचाया गया। पहले चरण में कोविशील्ड वैक्सीन के 16,200 वायल रांची पहुंचे हैं। एक वायल से 10 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे में 1,62,000 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो तस्वीर जरा देखिए और जानकारी भी आपको दे रहे हैं। रांची पहुंच चुकी है कोरोना वैक्सीन की खेप और कितने लोगों को ये टीका लगेगा उसकी भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। निजी विमान से रांची एयरपोर्ट पर इस वैक्सीन की लैंडिंग हुई है। तो कोरोना के खिलाफ 2 वैक्सीन, 2 हथियार हमारे पास हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड की अगर बात की जाए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक और कंपनी ने मिलकर इस वैक्सीन को बनाया है और किसके कितने सुरक्षित होने का दावा है ये जरा आप देखिए, कौन कितना कारगर है वो देखिए। झारखंड में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप रांची पहुंच चुकी है। करीब 1,62,000 लोगों को दिए जाने वाले वैक्सीन को नामकुम के एनआरएचएम सेंटर में रखा गया है। यहीं से झारखंड के अलग अलग जिलों में वैक्सीन भेजी जाएगी। एनआरएचएम मुख्यालय का जायजा लिया संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारी पूरी कर ली गई है और इस वक्त हम एनआरएचएम मुख्यालय के बाहर खड़े हैं, जहां अंदर 1,62,000 वैसे लोगों के लिए वैक्सीन पहुंच चुका है। ये स्टेट लेवल का आप कह सकते हैं कि सेंटर बनाया गया है। कोई भी, चाहे वो मीडिया के से जुड़े हुए पत्रकार हों या दूसरे कोई भी लोग हों, उनको इस गेट से अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के जवान कहें, महिला पुलिस के जवान की बात करें, यहाँ तैनात हैं। और जो पहले से तैयारियां की जा रही थी और जिस तरह से झारखंड के अंदर में 1,25,000 के करीब जो मेडिकल स्टाफ हैं, उनको पहले चरण में वैक्सीन देने की बात है। और जो आंकड़ा इस वक्त सामने आया है, 1,62,000 के करीब टीका पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड पूरी तरह से तैयार है और अगले 16 जनवरी से जब पूरे देश भर में यह अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, तब झारखंड भी इस अभियान के साथ साथ नजर आएगा और झारखंड ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और इन सब के बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा। लाख प्रयासों के बावजूद बागी गुट शांत होने का नाम नहीं ले रहा और इसी कड़ी में पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी ने एक बार फिर पार्टी के सीनियर लीडर्स के खिलाफ मोर्चा खोला है। फुरकान अंसारी ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार में शामिल मंत्रियों से हर महीने एक तय राशि वसूली जाती है और यही वजह है कि झारखंड में ईमानदारी से कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने आरपीएन सिंह पर झारखंड को ऐशगाह बनाने का भी आरोप लगाया। फुरकान ने यह भी कहा कि आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस में 4 साल से कोई कमेटी नहीं बनी और इसकी पूरी जिम्मेदारी आरपीएन सिंह की है। फुरकान अंसारी के बयान पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ बोलने पर उन्हें शो कॉज जारी किया गया था। उन्हें ऐसी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इसे कांग्रेस की संस्कृति बताते हुए दूसरी पार्टी के बारे में टिप्पणी करने से इनकार किया। 4 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन ही नहीं हुआ अभी तक। कुछ चहेते आदमी को रखते हैं अपने अगल बगल में ताकि इनका गुणगान गाते रहे कि हम इसको कोऑर्डिनेटर बना देते हैं, फलना बना देते हैं, चिल्ला बना देते हैं, ऐसे करके रखते हैं। कमेटी इसने गठन ही नहीं किया, जिसके चलते कांग्रेस कमजोर हो रही है। यहाँ पर ये बहुत सक्षम आदमी, अगर आप इनको समझते हैं तो उनको दिल्ली में रखिए, बहुत सारा काम आपको मदद करेगा दिल्ली में। यहाँ कोई ऐसे आदमी दीजिए जो जानकार आदमी है, जिनके चलते यहाँ कांग्रेस मजबूत होगा, वैसे आदमियों को यहाँ भेजिए। अब तो राहुल गांधी भी नहीं बोलते हैं माननीय, हम लोग तो बोलते हैं माननीय वाइस प्रेसिडेंट राहुल जी, वो भी नहीं बोलते हैं, सीधे बोलते हैं भैया। शो करते हैं कि हम राहुल गांधी के बहुत नजदीक हैं। ये शो करना चाहता है। इसी वजह से ज्यादा नहीं, अब भैया कहकर कितना दिन आप हम लोग को ये करिएगा साहब। पार्टी तो चलाइए, पार्टी तो मजबूत करिए, पार्टी को
कमजोर क्यों कर रहे हैं आप? फुरकान अंसारी जी सीनियर लीडर हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इससे कहीं न कहीं पार्टी की छवि धूमिल होती है। उन्होंने पिछले दिनों आदरणीय राहुल गांधी जी के संदर्भ में भी इसी तरह की हल्की बातें की थी और इस तरह की बातों को करने के लिए उनको आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने शोकॉज दिया हुआ है। उसका जवाब तो देते नहीं। फुरकान अंसारी साहब को अपने जुबान पे लगाम लगाने की जरूरत है। हम समझते हैं कि उन्हें 10 बार सोच करके इस तरह की हल्की बातें करनी चाहिए। कांग्रेस की संस्कृति है। सवाल यह है कि कोई नया बात फुरकान साहब बोल रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। इसलिए मैं इसे कोई दूसरे रूप में नहीं लेता और ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है कि कौन पैसा लेता है, कौन क्या करता है, ये सब कांग्रेस में चलता है भाई। तो मैं इस पर कोई अपना टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि क्या है कि दूसरे के घर में ताक झांक करना अच्छी बात नहीं होती है। झारखंड हाईकोर्ट में दल बदल मामले को लेकर आज सुनवाई हुई और मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले में बाबूलाल मरांडी की ओर से काउंटर का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। आज सुनवाई के दौरान विधानसभा ने हाईकोर्ट में लॉ पॉइंट पर काउंटर एफिडेविट दायर की। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने का आग्रह किया। वहीं बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता RN सहाय ने कहा कि स्पीकर कोर्ट की ओर से जारी नोटिस असंवैधानिक है। कल मामले की अगली सुनवाई होगी। बाबूलाल जी के केस में सुनवाई शुरू हुई तो हमने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को पढ़कर सुनाया हमने कि वहाँ अध्यक्ष झारखंड विधानसभा द्वारा फाइल किया हुआ SLP डिसमिस हो गया और कोर्ट ने मांगी उसकी कॉपी, वो भेजी जा चुकी थी। इस बीच में श्री कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मूव किए कि डिसमिस करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथाशीघ्र हाईकोर्ट इस केस को सुन ले। तो बाबूलाल की याचिका पर सुनवाई हुई है। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, क्या कुछ पूरे मामले पर अपडेट आई है, जरा बताइए। देखिए सुकन्या, ये लगातार मामला चल रहा है हाई कोर्ट में और कल सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन आया था तो उसके बाद आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई है इस केस की। और इस मामले में जो स्पीकर कोर्ट के द्वारा जो नोटिस जारी की गई थी बाबूलाल मरांडी एवं अन्य को, तो उसमें बाबूलाल मरांडी ने लीगल पॉइंट पे चैलेंज किया था और इसी मामले में आज सुनवाई हुई है। खंडपीठ ने साफ तौर पर जवाब मांगा बाबूलाल मरांडी की तरफ से और जो स्पीकर के तरफ से जो यहाँ एफिडेविट जो आज फाइल की गई थी उस पर रिजवाइंडर देने के लिए बाबूलाल मरांडी की ओर से समय की मांग की गई और कल इस मामले में सुनवाई होगी। तो कह सकते हैं कि ये मामला अंतिम चरण में है और जो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा लगातार इस मामले में सुनवाई भी की जाती रही है और पिछले सुनवाई के दौरान आप देखी होंगी कि हाई कोर्ट ने कहा था कि जो स्पीकर कोर्ट के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था तो उस पर तत्काल रोक भी लगाई गई थी। अब कल इस मामले में एक बार फिर सुनवाई होगी। इससे पहले बाबूलाल मरांडी की ओर से रिजवाइंडर यानी कि जवाब दाखिल की जाएगी और उसके बाद हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है उसको देखना होगा। लेकिन इतना तो साफ है कि बाबूलाल मरांडी ने जो प्ली किया है हाई कोर्ट से, इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही है और जल्द ही डिसीजन आने की संभावना जताई जा रही है। चलिए भुवन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का, जहां नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में साहिबगंज को 5वां स्थान मिला। आकांक्षी जिलों में नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन के बाद विकास योजनाओं को और तेज करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। जिले को नीति आयोग की तरफ से 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। डीसी ने बताया कि जल्द ही विकास योजनाओं का DPR बनाया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के साथ दूसरी योजनाएं भी शामिल हैं। आकांक्षी जिला योजना में हम लोग को जो नवंबर की रैंकिंग है उसमें 5वां स्थान मिला है। उसके तहत
नीति आयोग द्वारा हमको 2 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट दिया गया है। उसका जल्द ही हम योजना तैयार करके और नीति आयोग को सबमिट करेंगे, जिससे कि हम तुरंत जिले को 2 करोड़ का फायदा दिला। साहेबगंज जिला आकांक्षी जिला में शुमार है और नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक इस बार साहेबगंज जिला को डेल्टा रैंकिंग में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। साहेबगंज जिला आकांक्षी जिला में शुमार होने के साथ साथ जिले में कई तरह के विकास योजनाओं को चलाया जा रहा है। आकांक्षी जिला में डेल्टा रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन होने से लोगों में उत्साह का माहौल है और नीति आयोग के इस बेहतर प्रदर्शन से जिले के अधिकारी भी पूरी तरीके से आने वाले समय में कई योजनाओं को नया रूप देने जा रहे हैं। निशांत, न्यूज़ 18, साहेबगंज। संथाल परगना प्रमंडल का प्रमुख त्योहार है सोहराय और दुमका में इसकी धूम देखी जा रही है। पूस महीने में 9 से 14 जनवरी तक ये पर्व गांव की गलियों से शहर के चौराहों तक उल्लास के साथ मनाया जाता है। 6 दिनों के इस पर्व में सभी दिन का अलग अलग महत्व है और सबका अलग अलग नामकरण किया गया है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के साथ साथ पशु पक्षियों के प्रति श्रद्धा और देवी देवताओं के प्रति विश्वास का पर्व है। परंपरागत परिधान पर संथाल समुदाय के लोग मांदर और तमाक की थाप पर जमकर थिरकते हैं। ये ऐसा है कि हम लोग साल भर जो हम लोग काम करते हैं, इसके बाद नया फसल जब घुसाते हैं, आप घुसाने के बाद जो उसका मैंने एंजॉय करते हैं इसमें और एगो बहुत सारा कि भाई बहन का रिश्ता का जो होता है ना, उसको साल 12 महीना के बाद जब पर्व हम लोग बनाते हैं, भाई बहन को बुला करके अपना एक जगह हम लोग उसका एंजॉय करते हैं। उसमें जो हम लोग का जो इसमें जिससे हम लोग इसमें 5 दिन हम लोग उसका इस पूजा को मनाते हैं। हमारे जो है भाई बहन को इसमें हम लोग इनवाइट करते हैं, भाई बहन को इनवाइट करते हैं और उसको आमंत्रित करते हैं और पूरे फैमिली आते हैं और अगल बगल जो है मामा घर, ये सब हम लोग एंजॉय करते हैं, आते हैं। अगल बगल गांव के लोग भी आदर प्रदान करते हैं। जो भी हम लोग का मिष्ठान बनता है वो हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर बांट के करते हैं। गुमला के ग्रामीण इलाकों में पूस मेले का आयोजन किया गया। कोरोना काल में भी पारंपरिक तरीके से मेले का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे। खासकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। पूस मेले का अपना एक अलग महत्व है और इसका सामाजिक महत्व भी होता है। इलाका में पूस मेला करेगो बहुत पहले से ही निकल है। आवल गेल बेटी बहन कर इकर जरिए शादी ब्याह कर बातचीत हो लेगो गोतिया में निवृत्ति में और फसल उसल काट के अपन पूरा घर भितराई देना और खुशी से आनंद से गई उस पर्व लखे गई यात्रा गाँव गाँव लगाना। उस मेले का आयोजन किया जाता है। अक्सर हमारे क्षेत्र में खेती बाड़ी खत्म होने के बाद में लोग एक दूसरे से मिलने जुलने के उद्देश्य से, रिश्तेदारी के उद्देश्य से मेला का आयोजन करते हैं। और इस मेला में आप देखिएगा कि हमारे झारखंडी जो खाना है, झारखंडी कल्चर, उसके हिसाब से सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। धुसका बारा, होटल वगैरह छोटा छोटा सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रम का एक माध्यम है। आज लोहड़ी है और इस मौके पर राजधानी रांची के सिख समुदाय में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोहड़ी का पर्व खुशी और उल्लास मनाने का त्योहार है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर मौज मस्ती से यह त्योहार मनाते हैं। राजधानी के गुरुद्वारों में इस मौके पर लोग विशेष प्रार्थना करते हुए देखे गए। इस अवसर पर लोग तिल के लड्डू, मिठाई एक दूसरे को खिलाकर बधाई दे रहे हैं। शाम में घर पर परिवार और अपने संबंधियों के साथ आग जलाकर उसके चारों तरफ पंजाबी लोकगीतों के साथ नृत्य करते हुए फेरा लगाते हैं। आज के दिन प्रेम और सौहार्द का त्योहार है और मैं पूरे देशवासियों के लिए कामना करना चाहूँगा, आज गुरुद्वारा परिसर में उपस्थित हूँ, कि देश का जो पुराना प्यार, स्नेह और जो परस्पर संबंध थे वो बना रहे, सौहार्द बना रहे। इससे बड़ी कामना नहीं हो सकती है और प्रार्थना करूँगा कि हमारे देश में सुख, शांति और समृद्धि बरकरार रहे। यही लोहड़ी की शुभकामना होगी मेरे तरफ से। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को और झारखंड के विशेष निवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं देता हूं। और जो पंजाब में सबसे पहले लोहड़ी मनाई जाती है, एक प्रेम भाव का ये त्यौहार है जो सभी के अंदर बड़ा प्रेम पैदा करता है। तो यहाँ के भी लोग बड़े भावना और प्रेम से लोहड़ी का त्यौहार मनाना कर रहे हैं, आपस में मिठाई वगैरह बांटकर।
और जो रेवड़ी होती हैं, जो तिल की बनी हुई होती हैं, तिल के लड्डू होते हैं, उनको बांटकर अपना प्रेम प्रकट एक दूसरे के साथ में कर रहे हैं। और मैं उस अकाल पुरख और इसी के साथ इस